हाँ ज्योति, अब चल रहा है। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार बोलना हाँ या ना। मेरी आवाज क्लियर है ज्योति? हाँ या ना, एक बार क्लियर कर दो। हेलो ज्योति, आवाज क्लियर है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज क्लियर कट आ रही है ना? ओके ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है? इज अ मेथड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री टू determine the quantity of an analyte based on the mass of a solid। ठीक है, मास ऑफ ए सॉलिड पे ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड है। क्यों? क्योंकि नाम से समझ में आता है ये क्या है, ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। नाम से समझ में आता है ये क्या है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को बता रहा है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो क्या होता है, बोलता है मेजरिंग द सॉलिड सस्पेंडेड इन द वाटर सैंपल। ठीक है, वाटर सैंपल में अगर कोई सॉलिड सस्पेंडेड है, उस पे ये चीज लागू होता है। कौन? हमारा ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो भी है, ये उस पे लागू होता है, मास ऑफ दी सॉलिड पे, है ना, सस्पेंडेड सॉलिड पे। मोस्टली सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात कर रहा है वो, सस्पेंडेड सॉलिड्स। ओके, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स में हो क्या रहा है? तो बात करते हैं हम सस्पेंडेड सॉलिड की। तो सस्पेंडेड सॉलिड में हो क्या रहा है? ओके, तो देखो वो जब सस्पेंडेड सॉलिड की बात कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा सॉर्टिंग होगा। कौन सॉर्टिंग होगा? हेवी पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स। तुमने देखा होगा कि तुम रिवर वाटर को उठाओ, जब तुम एक्चुअली ऑब्जर्व करते हो तो तुम रिवर वाटर को उठाओ। ठीक है, तो रिवर वाटर को जब तुम उठाते हो तो उसमें क्या मिलता है तुमको? वेन यू, क्या बोलते हो, रिवर सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद है और तुम क्या करते हो, तुम रिवर वाटर सस्पेंडेड पार्टिकल्स को उठाते हो। ठीक है, एक मिनट, कोई कुछ मैसेज कर रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को तुम उठाओ तो तुमको क्या मिलेगा? तो सस्पेंडेड पार्टिकल जब तुम रिवर वाटर की बात करते हो तो रिवर वाटर में तुम जब पानी को उठा के देखते हो, ठीक है, वेन एवर यू मतलब ट्राई टू, मतलब पानी को तुम उठा के देखते हो, तो उसमें ऊपर में क्या होता है कि हल्का हल्का बहता हुआ ना छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं। और डाउन जैसे ही तुम जाते हो, क्या मिलता है तुमको? थोड़ा थोड़ा तुम्हारा क्या, whenever you go to down whenever you go, there you find a boulders, बड़े बड़े boulders दिखते हैं। करेक्ट, यही वो समझा रहा है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम मोस्टली मेजर करते हैं। ठीक है, वो बोलता है वंस a known volume of water is filtered, the collected solids are weighed।
कलेक्टेड सॉलिड को हम मेजर करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम और वाटर जब फिल्टर होता है तो कलेक्टेड सॉलिड हमारा वे हो जाता है, करेक्ट। अब इसमें तो कोई कहानी है नहीं, दिस इज वेरी सिंपल कि व्हेनेवर वी वॉल्यूम को फिल्टर करोगे तुम्हारा सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो डिपोजिट हो जाएगा और उसमें से हम कलेक्ट कर लेंगे हमारे जो मटेरियल है। तो ये जो सॉर्टिंग हो रहा है तो इसके हिसाब से जो फिल्टर पेपर यूज होगा वो भी अलग अलग तरीके का होगा। कोई 0.45 माइक्रोन, कोई 0.1 माइक्रोन, कोई 1.1 माइक्रोन, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, इतना फाइन फाइन लेवल तक तुम्हारा क्या होगा, फिल्टर पेपर होगा, जिसके बेसिस पे तुम उसको फिल्टर करोगे और डिटरमाइन करोगे कि उसमें क्या क्या मौजूद है क्या नहीं मौजूद है, करेक्ट। यही चीज वो बता रहा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। फिर क्या बोलता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का, और क्या कहानी समझो कि बोलता है द प्रिंसिपल behind the gravimetric analysis is that the mass of an ion in a pure compound and can be determined, ठीक है। सिंपली बोल रहा है कि अगर कोई भी मास मौजूद है, एक तो वो आयनिक फॉर्म में मौजूद हो और एक वो प्योर फॉर्म में मौजूद हो, दो चीजें, एक तो आयनिक फॉर्म में मौजूद हो इधर वो प्योर फॉर्म में मौजूद हो, तो तुम क्या कर सकते हो उसको अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हो कि उसमें कैसे तुम्हारा आगे बढ़ेगा प्रोसेस, ठीक है। अगर तुम्हारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो मास है वो कंपाउंड फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन प्योर नहीं है, मिक्सचर ऑफ 2-3 कंपाउंड है, तो उसका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में तभी बन पाएगा तुम्हारा जब ये पॉसिबल होगा, करेक्ट। क्या बोलता है कि लेटर used to find the mass percentage of the same ion in a known quantity of an impure compound, ठीक है, impure compound का known quantity, ठीक है। Later used to find that mass percentage of same ion is known the quantity of an impure compound, impure compound अगर मौजूद है तो उसके मास परसेंटेज से भी जो सेम आयन निकल सकते हैं, करेक्ट। मतलब तुम मास परसेंटेज निकालते हो किसी भी आयन का जब भी तुम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हो। whenever you do a gravimetric analysis you try to find out the mass percentage of that impure compound, ठीक है। अब इसमें तुमको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में तुमको एक चीज दिख रहा होगा, क्या मैं दिखा रहा हूँ देखो। सबसे पहले तो तुम्हारे पास वाटर सैंपल मौजूद है, ये कहीं रिवर से उठाया गया होगा, रिवर और तुम्हारा ग्राउंड वाटर और तुम्हारा हैंड पंप वाटर, कुछ भी कहीं का भी पानी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। फिर क्या क्या तुमने फिल्टर पेपर के अंदर उस पानी को डाला, ठीक है, और एक फनेल के चारों तरफ ही तुम फिल्टर पेपर को सेट कर सकते हो, पहली बात तो ये है। बिना फनेल के तो तुम फिल्टर पेपर नहीं सेट कर सकते हो। फिर क्या क्या रबर स्टॉपर से ये जो ट्यूब है वैक्यूम फ्लास्क उसको बंद कर दिया, ठीक है। अब वैक्यूम कैसे बनाओगे, बात आता है वैक्यूम कैसे बनाओगे। वैक्यूम तभी बनेगा जब तुम यहाँ से क्या करोगे, सक करोगे। whenever you suck the air from this point then it creates a vacuum, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ कि पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना शुरू हो जाएगा। जब तुम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करोगे तो एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या होगा, उससे पानी अंदर आना शुरू करेगा और पानी आके यहाँ पे तुम्हारा फ्रेश पानी मिलना शुरू हो जाएगा और ऊपर में क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड सेडिमेंट डिपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। बट इट डिपेंड्स कि किस तरीके का फिल्टर पेपर अगेन यूज हो रहा है। ये भी डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ फिल्टर पेपर इज यूज देयर। अगर तुमको फिल्टर पेपर के बारे में ही नॉलेज नहीं होगा कि किस तरीके का फिल्टर पेपर यूज करना है, तब तो तुम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में गलतियां करोगे, कंफर्म गलतियां करोगे, ठीक है। तो बिना फिल्टर पेपर पता किए किस साइज का पार्टिकल हमको चाहिए, सपोज करो क्ले चाहिए और तुमने फिल्टर पेपर लगा दिया ग्रेवल का, तो भाई क्ले मिलेगा ही नहीं ना,
सिंपल सी बात है, क्ले नहीं मिलेगा। तो क्ले मिलने के लिए तुमको क्ले तरीके का फिल्टर पेपर यूज करना होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरीके का फिल्टर पेपर तुम यूज करोगे और किस हिसाब से वो कहानी तुम्हारी बनेगी। ओके, चलो फिर वही जान रहे हो पहले क्या करना है, स्टेप्स कौन कौन से फॉलो करने हैं। पहले क्या आता है, प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन containing a known weight of sample। ठीक है, पहले जैसे कि सैंपल तुम लेके आए पहले। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ रिवर वाटर में मेरे को सस्पेंडेड निकालना है। भाई तुम रिवर वाटर में सस्पेंडेड निकालने जा रहे हो तो इतने तो बड़े बेवकूफ नहीं होते पूरे के पूरे रिवर का सस्पेंडेड पानी निकालोगे। इतना तो कोई बड़ा मूर्ख ही नहीं होगा ना, दुनिया में इतना बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि वो पूरा का पूरा रिवर का सारा पानी लेके गैदर कर ले और उसमें से सस्पेंडेड पार्टिकल निकाले। दैट इज नॉट पॉसिबल, वो तो होगा नहीं ना, वो तो तुम समझ रहे हो ना, ऐसे तो हो नहीं सकता है। तुम जब भी पानी निकालोगे तो क्या करोगे, एक छोटा सा बोतल लोगे इतने साइज का 60 ml या 30 ml का, जिसको ग्राम में भी अगर मेजर करे तो 50 ग्राम, 50 ग्राम में 2 ग्राम 3 ग्राम 4 10 ग्राम इस तरीके का बोतल यूज करोगे। तो ये जो बोतल तुम यूज करोगे इस बोतल में तुम पानी को भरोगे, ताकि तुमको पता होगा कि इतने वॉल्यूम में इतने वेट का सैंपल तुम यूज कर रहे हो। अब अगर तुमको वही नहीं पता है, तुम पूरे रिवर का पानी लेके आ जा रहे हो तो उसमें तो सस्पेंडेड सेडिमेंट भर भर के आएगा। तो इसका मीनिंग नहीं है ना कि तुम हमेशा यही करोगे कि सस्पेंडेड सेडिमेंट भर दिए। ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है, ये नहीं करना है। इसमें क्या बोलता है कि सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट्स, फिर डिजायर्ड कंस्टिट्यूएंट्स जो जरूरी है उसका सेपरेशन करना भी जरूरी है। करेक्ट। देन कम्स weighing the isolated constituents, आइसोलेटेड कंस्टिट्यूएंट्स की भी जरूरत है। अब देखो, पहली बात तो तुमने सेपरेट कर दिया, वो जो फनल वनल लगा के ना तुमने उसमें से सेपरेशन कर दिया, तुम्हारा फिल्टर पेपर में सस्पेंडेड सेडिमेंट डिपॉजिट हो गया। इस प्रोसेस में तुम्हारा सस्पेंडेड सेडिमेंट गेट्स डिपॉजिटेड, सस्पेंडेड सेडिमेंट गेट डिपॉजिटेड हो गया है। इस प्रोसेस में पूरा ही तुमने सस्पेंडेड सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करवा दिया है कंप्लीटली। ओके, अब क्या आता है, weighing द आइसोलेटेड सैंपल, आइसोलेटेड कंस्टिट्यूएंट्स को वे करना। जो सस्पेंडेड सेडिमेंट तुमको मिला इसका वेइंग करना। ठीक है, इसका वेइंग करके देखना किस कितने सस्पेंडेड सेडिमेंट्स वहां पे मौजूद है। ओके, तो दैट वी आर सीइंग हियर कि कितने सस्पेंडेड सेडिमेंट्स मौजूद है, किस तरीके के सस्पेंडेड सेडिमेंट्स मौजूद है, ये चीज को हम देख रहे हैं इसमें। ओके, देन क्या होता है, कंप्यूटेशन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट इन द सैंपल फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ द आइसोलेटेड। ठीक है, अब हम उसमें से निकाल लिए, अब हमको ये पता चला कि टोटल अगर हम बात करते हैं, टोटल सैंपल हमारे पास था 60 ग्राम। ठीक है, आउट ऑफ विच 20 ग्राम इज सस्पेंडेड। 20 ग्राम ही सस्पेंडेड है बस, ये चीज हमको पता चल रहा है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि देयर आर 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, 4 टाइप के ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। ऑफ विच, इनमें से ऑफ विच there are 2 common types involving changes in the phase of the analyte, okay, to separate it from the rest of the mixture, resulting in a change in mass। के चेंज इन मास की बात करता है। 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, उनमें से 2 कॉमन टाइप्स इन्वॉल्व है जो कि तुम्हारा फेज चेंज एनालाइट्स को पकड़ता है। अब देखो टाइप्स पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसके जो टाइप्स हैं, तो सबसे पहला टाइप है तुम्हारा वोलेटाइजेशन ग्रेविमेट्री। वोलेटाइजेशन ग्रेविमेट्री, ठीक है। तो वोलेटाइजेशन ग्रेविमेट्री में क्या क्या प्रोसेस होता है, इन्वॉल्व दी सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर मिक्सचर बाय हीटिंग और केमिकली डिकम्पोजिंग द सैंपल। केमिकली डिकम्पोज करते हो या तो हीट करते हो, तभी तुमको ये सैंपल दिखता है। कौन सा,
वॉलेटाइजेशन ग्रेविमेट्री, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री। तो प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री यूजेस है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन होगा जिससे क्या होता है तुम्हारा सैंपल प्रिसिपिटेट कर जाएगा। टू सेपरेट करने के लिए वन और मोर पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू ए सॉलिड। पहले क्या था, पहले तुम्हारा तुमने क्या किया, तुमने रिवर वाटर को ले आया, ठीक है। अब जब इस पे तुम देखते हो तो ये क्या टर्बिड दिखता होगा, इसमें छोटा छोटा पार्टिकल भी होगा, टर्बिड दिखता होगा। तब तो ऐसा लगता होगा ना कि नहीं ये तो लिक्विड फॉर्म में है, डिसॉल्व फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में ऐसा लगता है दिखने में। बट थोड़े देर जब छोड़ देते हो तो क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारा पानी के नीचे डिपोजिट हो जाता है सब। तो ये सिंपली प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री है। अब देखो इसको डिसॉल्व करने के लिए ना तुमको एक केमिकली ना एक कुछ ऐड करना होता है। जैसे तुमने सुना होगा एक वर्ड एलम, पानी को साफ करने के लिए ना एलम के यूज करते हैं, फिटकरी यूज होती है, पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो ये जो चीजें यूज करते हैं इससे वो प्रेसिपिटेट करता है। दिस इज द प्रोसेस कि इससे वो प्रेसिपिटेट करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द प्रेसिपिटेटिव ग्रेविमेट्री, ओके। फिर तुम्हारा आता है इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री क्या है? इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री इज अ मेथड used to separate and quantify the ions of a substance, usually a metal। एक मेटल को फाइंड करने के लिए ये काम आता है, ठीक है। थर्मोग्रेविमेट्री क्या होता है? थर्मोग्रेविमेट्री इज a method of thermal analysis होता है in which changes in physical and chemical properties of a material are measured as a function of increasing temperature। increasing temperature का function होता है और as a function of time, ठीक है। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, ठीक है, मेटल्स आयंस को फाइंड करने के लिए। देखो हम पहले क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सस्पेंडेड पार्टिकल। जब हमने ग्रेविमेट्री की शुरुआत की थी हम सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात कर रहे थे। तो सस्पेंडेड सॉलिड्स में तो तुम्हारे मोस्टली क्या आ रहे थे, क्ले, सेल्ट, ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स जो भी है ये सब आ रहे थे। बट जरूरी नहीं कि सस्पेंडेड सॉलिड ही मेजर हो। आज के डेट में ग्रेविमेट्री एनालिसिस में और भी तकनीक आ चुके हैं जिन तकनीक के बेसिस पे तुम ना मेटल एटम्स को भी फाइंड कर सकते हो। जो मेटल हेवी मेटल है वो बाहर चला जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, और जो पहले लाइटर मेटेरियल है वो पहले निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री प्रोसेसेस में वही करते हैं, मेटल्स को फाइंड करने में मदद हो रही है, लेकिन उसका जो तरीका होगा वो अलग होगा। सस्पेंडेड सॉलिड वाला फिल्ट्रेशन पेपर वाला कहानी नहीं होगा उसमें, वो बिल्कुल ही अलग होगा, ठीक है। अब जैसे थर्मोग्रेविमेट्री की बात करें, इसमें थर्मल एनालिसिस सिंपली कब हो सकता है, जब तुम किसी चीज को हीट करोगे उसका टेम्परेचर चेंज होगा, उसके कुछ बिहेवियर प्रॉपर्टीज केमिकल फिजिकल दोनों चेंजेस हो जाएंगे। तो उसमें उसमें कुछ अगर चेंजेस दिखता है तो उस हिसाब से तुम उसको डिटरमाइन करोगे थर्मोग्रेविमेट्री में, ठीक है। अब बात आता है कि एडवांटेजेस क्या है ग्रेविमेट्री। देखो पढ़ना तुमको सिंपली वही है, टाइप्स पढ़ लो, ग्रेविमेट्री एनालिसिस में क्या करते हैं ये पढ़ लो, और कौन से ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या देखते हैं वो बना लो। नोट्स कैसे बनेंगे तुम्हारे ऐसे ही बनेंगे। पहले तो डेफिनेशन, ठीक है, फिर लिखो टाइप्स, फिर लिखो ए, इसमें क्या फाइंड करते हैं, मेटल, इसमें क्या फाइंड करते हैं, सॉइल पार्टिकल, ठीक है। ऐसे लिखो, ऐसे लिख के ना शॉर्ट फॉर्म में सजा दो। बाकी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का प्रिंसिपल यू नो, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। दैट इज नॉट नेसेसरी कि तुम उसको पीछे पड़ जाओ कि उसी को समझाना है, नहीं, तो जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है कि इफ द मेथड्स आर फॉलोड केयरफुली, अच्छे से अगर फॉलोड किया जाए, इट प्रोवाइड्स एक्सीडिंगली प्रिसाइज एनालिसिस। एक्सीडिंगली प्रिसाइज एनालिसिस, एक्सीडिंग मतलब बहुत ही प्रिसाइज एनालिसिस, बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट निकालते थे, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द atomic mass of many elements to 6 figure accuracy, 6 फिगर के एक्यूरेसी तक देता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लिटिल रूम फॉर इंस्ट्रूमेंटल एरर, बहुत कम एरर होगा, एंड डज नॉट रिक्वायर सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ एन अननोन।
अननोन कैलकुलेशन के लिए सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स मौजूद नहीं है। जैसे वहां पे स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ रही थी टाइट्रीमेट्री में, यहाँ पे ग्रेविमेट्री में कोई स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड खरीदना ही बहुत दिक्कत होता है, काफी कॉस्टली होता है स्टैंडर्ड खरीदना, तो स्टैंडर्ड्स खरीदने की यहाँ जरूरत है ही नहीं। नो यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स खरीदना वरीदना यहाँ पे, ठीक है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में सिंपली तुम क्या कर रहे हो, प्रिसाइज मेजरमेंट हो जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मास, on the basis of weight, on the basis of mass, we are determining those things. Correct? तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के ये फायदे हैं। ओके, देन कम्स डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या होता है, इट यूजुअली प्रोवाइड्स ओनली फॉर द एनालिसिस ऑफ ए सिंगल एलिमेंट। ये एक दिक्कत है भाई, ये सिंगल एलिमेंट भी पता कर सकते हो, इसमें एक समस्या ये है। और ए लिमिटेड ग्रुप ऑफ एलिमेंट, सब चीज नहीं पता कर सकते हो ग्रेविमेट्रिक। फिर क्या होता है, कंपेयरिंग मॉडर्न डायनामिक फ्लैश कंबशन कपल्ड विद गैस क्रोमेटोग्राफी विद ट्रेडिशनल कंबशन एनालिसिस। मतलब आज के डेट में एक वाटर सैंपल से तुम मल्टीपल पैरामीटर के एनालिसिस कर सकते हो एक बार। पहले जमाने की तरह नहीं है कि नहीं स्लो स्लो प्रोसेस चल रहा है और उसमें कुछ ही ना कुछ मिल रहा है, हमको सब कुछ नहीं मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ठीक है। दैट इज नॉट हैपनिंग, वो चीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें तो जो तुमको दिख रहा है वो वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा एनालिसिस नहीं होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस खत्म। आज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का जो क्वेश्चन था वो कवर आउट हो गया है। और कौन ज्वाइन किया है, कृष्णा भी ज्वाइन है। वो दोनों आज गायब हो गए ना, शिवाली और क्या नाम है, प्रियंका। ओके, हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। तो जब तुम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हो, ठीक है, क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर, ठीक है। क्रोमा वर्ड जो है वो कलर से है, और ग्राफी मीनिंग अलग करना। ग्राफी का मीनिंग होता है ग्राफी अलग करना, अलग अलग बनाना उनको, ग्राफी, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी नाम से समझ में आता है क्या है, is based on the principle where molecules in a mixture applied onto the surface or into the solid and fluid stationary phase, each separating from each other while moving with aid of mobile phase, ठीक है। ये चीज समझो क्या बता रहा है, बहुत सिंपल चीज है, कोई बड़ा तोप मार वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, बहुत सिंपल वर्ड है। क्या होता है कि जिस सैंपल को हमको फाइंड करना है उसको क्या करो, घोड़े पे बैठा दो, ठीक है। तो घोड़े पे बैठा दो, एक्चुअल वाला घोड़ा नहीं, घोड़े पे या ड्रैगन पे या किसी चीज पे भी बैठा दो, ये वो उसके ऊपर बैठा होना चाहिए। और ये बैठा हुआ क्या चीज होता है, इसको हम बोलते हैं मोबाइल पेज। तो क्या करता है, जैसे 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 आगे बढ़ता है ना, कि मोबाइल पेज जैसे जैसे बहना शुरू करता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ मास क्या करता है, जो हेवियर है उसको बहने ही नहीं देगा, लाइटर को बहने देगा, बह के सबसे आगे निकल जाएगा, फिर उससे थोड़ा लाइटर, फिर उससे थोड़ा लाइटर, ऐसे करके मौजूद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो सेपरेट आउट कर देता है, इस तरीके से वो दोनों चीजों को सेपरेट कर देता है, पहले वाले को दूसरे वाले को। तुमने ये चीज ऑब्जर्व किया है, बहुत आसानी से ऑब्जर्व किया है, तुमने पानी कभी देखा है, पानी में तुम जब पसरते हो, जैसे पानी में तुमने क्या करोगे, तुम पानी में बालू भर दो या तो कुछ ऐसा चीजें भर दो कि जैसे कि वो क्या हो जाए, टर्बिड हो जाए, ठीक है। जब टर्बिड होता है, जब तुम पानी को ना गिराते हो, तुम पानी को गिराना और ऐसे फैलाना, पानी को गिरा के ना फैलाना, तो तुमको क्या होगा कि ना जो पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ के जो पानी होंगे, तुम्हारे पैर के पास के जो पानी होंगे, वो क्या होंगे तुम्हारे, उसमें ना बहुत ज्यादा मिट्टी होगा। जैसे ही तुम्हारा पानी जो तुम्हारे बॉडी से दूर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा
कम टर्बिड होगा, कम बालू होगा उसमें, इस तरफ ज्यादा बालू होगा, उस तरफ कम बालू होगा। ऐसा क्यों? ये पानी की भी प्रॉपर्टी है कि जो लाइटर एलिमेंट है उसको आगे ले जाना, जो हेवियर एलिमेंट है उसको पास रख लेना। वही कहानी यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ कर क्या रहा है, यहाँ पे एक ओरिजिन से स्टार्ट करता है, सैंपल को लोड करता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करता है, पानी सक होता है, यहाँ से पानी सक होता है, पानी ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है, उसमें ऊपर राइज करता है, कैपिलरी राइज होता है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन से वो राइज कर जाता है, ये कैपिलरी एक्शन होता है, पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। पानी जैसे ही ऊपर की तरफ मूव करता है, वो 3 पॉइंटर से पास करके जा रहा है। एक पॉइंटर सी है, एक ए है, एक बी है। ये सी ए बी क्या है, ये सैंपल है, ये सैंपल है। ये अलग अलग कलर दिखाने लगते हैं, इधर अलग अलग कलर दिखाएंगे, या तो अलग अलग तुम्हारा शेड्स हो जाएगा, इसमें शेड्स आ जाएंगे, जिससे हमको पता चल जाता है कि नहीं यहाँ पे ये मेटल था, यहाँ पे ये मेटल था, और यहाँ पे ये मेटल था। तो हमको ये चीज आसानी होता है कि नहीं, हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे ये चीज, ये चीज, ये चीज, करेक्ट। तो यही हो रहा है, वो 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, तो प्रिंसिपल इन्वॉल्व कैन बी पार्टीशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी और एडजप्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। दोनों सेम चीज है। पेपर क्रोमेटोग्राफी 2 तरीके का होता है, एक पार्टीशन और एडजप्शन, ठीक है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में तुम क्या देख रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो मैंने प्रोसेस बताया वही है, इसमें कुछ नया कहानी नहीं है। इसमें कुछ उसमें क्या हो रहा था कि ना, नीचे से तुम लोड कर रहे थे। उसमें क्या हो रहा था, TLC, 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी, 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी में तुम क्या कर रहे थे, ओरिजिन ना नीचे से बना रहे थे, पानी को सक कर रहे थे। ये ठीक उल्टा है। इसमें क्या है कि इसमें ना नीचे से पानी आएगा, ऊपर से सॉल्वेंट लोड होगा। नहीं नहीं, इसमें भी वही कहानी है, 3 लेयर में वही है। बस इसमें क्या है कि क्लिप ऊपर से मार रहा है और एक बॉक्स के अंदर रख रहा है। 3 लेयर में नहीं था, 3 लेयर में सिर्फ डुबो रहा था। यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी में अलग है, पेपर क्रोमेटोग्राफी बांध देना है, ठीक है। तो ये चीज वो बता रहा है। यहाँ पे तुम भी देख सकते हो, यहाँ पे भी वही हाल है, पानी से जा रहा है और ऊपर ऊपर वो सेपरेट होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि ओरिजिन से जब ये 2 सेंटीमीटर जा रहा है, ये दूसरा वाला जो एलिमेंट है ये 6, तीसरा जो है वो तुम्हारा 8, इसके ऊपर वाला 10, ठीक है। तो इसमें हम एक निकालते हैं चीज जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। यहाँ पे एक चीज निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। ये होता है सैंपल का डिस्टेंस बाई सॉल्वेंट का डिस्टेंस। अब रिटार्डेशन फैक्टर अगर RF निकालो, किसके लिए, रेड वाले सैंपल के लिए, रेड के लिए क्या होगा, 2/10, दैट इज इक्वल टू 0.5, 5 ना, हाँ, पॉइंट पॉइंट टू, 0.2, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। उसी तरीके से पर्पल के लिए बोलूं तो 8 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिटार्डेशन फैक्टर, ठीक है, जो कि हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखते हैं। अरे, फिर क्या बोलता है, द 2 phases आर वाटर हेल्ड इन द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर एंड अदर फेज इज मोबाइल फेज। इसमें क्या है कि दोनों ही फेज तुम्हारा पानी है, बोथ दी फेज यार पानी, अलग अलग नहीं, दोनों ही फेज इसमें तुम्हारा पानी है, ठीक है। उसमें क्या सॉलिड था, पहले वाले में सॉलिड था, इसमें दोनों ही पानी है, पानी ही पानी रहेगा। वो भी पानी होगा, और जो तुम सॉल्वेंट डालोगे, जो तुम सैंपल डालोगे वो भी पानी होगा। पहले वाले में सॉलिड भी हो सकता था, इसमें पानी नहीं है, ठीक है। वही वो बोल रहा है, द 2 phases आर वाटर हेल्ड, वाटर के द्वारा ही हेल्ड होके रह सकता है। फिर क्या बोलता है कि व्हेन द मोबाइल फेज मूव्स द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर टेक्स प्लेस। सही बात है, ये सब तो बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं बता चुका हूँ कि क्या हो रहा है। द कंपाउंड इन द मिक्सचर separate themselves based on the difference in their affinity
टुवर्ड्स द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। बहुत ही सिंपल है। अब बात आता है, देखो यहाँ पे एक चीज बहुत ही बढ़िया वर्ड होगा, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज की बात किया, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर। पेपर क्या है? पेपर को क्लिप से बांधे हो तो स्टेशनरी है। जब ये सॉल्वेंट की बात करो, ये क्या है? मोबाइल है, क्योंकि ये तो कैपिलरी राइज कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है। अब जिस सैंपल का प्यार मोबाइल फेज की तरफ है, वो क्या होगा? उसके साथ डिजोल्व होकर बहना शुरू करेगा। बट जिस सैंपल का प्यार पेपर से है, वो उसी पेपर से चिपका रहेगा। तो स्टेशनरी फेज से जो प्यार करता है वो थोड़ा कम मूव करेगा, मोबाइल फेज से जो प्यार करता है वो थोड़ा ज्यादा मूव करेगा। यही उसके पीछे की स्टोरी है, इसमें और कुछ नया स्टोरी नहीं है, स्टोरी। ठीक है। अब क्या होता है कि एडजप्शन क्रोमेटोग्राफी की बात करता है। ये क्या होता है? ये बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड फेज होता है, वेर इन द सॉलिड सरफेस ऑफ द पेपर इज स्टेशनरी फेज। सॉलिड सरफेस जो पेपर का है वो स्टेशनरी फेज है, एंड द लिक्विड फेज इज द मोबाइल फेज। लिक्विड फेज इसमें मोबाइल फेज है। एडजप्शन क्रोमेटोग्राफी में ये अलग तरीके की क्रोमेटोग्राफी। यही जो आरएफ पढ़ा रहा था, रेडिएशन फैक्टर, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ए बी सी एम, अलग अलग तरीके के सैंपल हैं। कैसे कैसे कोई मूव कर रहा है उसके हिसाब से बना दिया आरएफ। पहला ए वाला जो है 0.7/4.7, 0.15 रिटार्डेशन फैक्टर। पी का क्या है? 4.1/4.7, 0.87। देखो 4.7 कॉमन है क्योंकि ये सॉल्वेंट का डिस्टेंस है, दिस वन 4.7 सेंटीमीटर इतना मूव किया है। ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक इसको समझाने की जरूरत है वापस। अब प्रोसीजर तो तुम जान रहे हो कैसे काम करता है। जरूरी नहीं है कि जो पेपर क्रोमेटोग्राफी हो वो सिर्फ असेंडिंग टाइप हो, मतलब ऐसे ऊपर चढ़ रहा हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इट कैन बी रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी, मतलब तुम बीच में छोड़ के ऐसे भी मूव करा सकते हो, रेडियली भी वो स्प्रेड हो सकता है। इसमें कोई कहानी नहीं है। ठीक है। ऑल्सो इट इज इजी टू हैंडल, ये आसान भी है, बहुत जल्दी आराम से कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द फिल्टर पेपर इज डन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पोर। कितना छोटा साइज पोर का है और कैसी सैंपल को तुमको यूज करना है, उसके बेसिस पे इसका डिटर्मिनेशन होता है। किसका? तुम्हारा पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब सैंपल प्रिपरेशन को जानने की जरूरत है कि सैंपल प्रिपरेशन कैसे करते हो। सैंपल प्रिपरेशन इंक्लूड्स द डिजोल्यूशन ऑफ द सैंपल इन suitable solvent, अच्छे से सॉल्वेंट में, इनर्ट विद द सैंपल अंडर एनालिसिस यूज्ड इन द मोबाइल पेज, लेकिन मोबाइल पेज को बनाने के लिए काम आता है। सैंपल शुड बी स्पॉटेड एट द प्रॉपर पोजीशन ऑन द पेपर बाय यूजिंग कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब को यूज करके प्रॉपर पोजीशन करना जरूरी है। ठीक है। फिर क्या आता है? क्रोमेटोग्राम का डेवलपमेंट। Chromatogram development is spotted by immersing the paper in the mobile page। ठीक है। क्रोमेटोग्राम का डेवलपमेंट एक अलग है। अब ये वही है जो तुम पढ़ रहे हो, रिटार्डेशन फैक्टर वाला। ये सब दिया हुआ है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स हैं। असेंडिंग वाला समझ रहे हो, नीचे से ऊपर जाएगा। डिसेंडिंग वाला जो नहीं बता रहा था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में ऊपर से भी लोड करके छोड़ सकते हो, नीचे से भी छोड़ सकते हो, दोनों है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों है। ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों वाला भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग अलग अलग होके हो सकता है। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों तरफ वाला भी मौजूद है, टू साइडेड वाला भी मौजूद है। इट्स नॉट नेसेसरी कि वन साइडेड वाला ही है, दो साइडेड वाला भी असेंडिंग डिसेंडिंग मौजूद है। करेक्ट, वो भी मौजूद है। फिर तुम्हारा आता है रेडियल और सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। इसमें क्या होता है? द सैंपल इज डिपोजिटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फिल्टर पेपर वंस द स्पॉट इज ड्राइड। एक बार अगर स्पॉट को ड्राई हो जाता है, द फिल्टर पेपर इज टाइड हॉरिजेंटली ऑन द पेट्री डिश विच कंटेन्स द सॉल्वेंट। रेडियल क्रोमेटोग्राफी में ये होता है। पहले तो सैंपल को डिपोजिट किया जाता है सेंटर में। वंस द स्पॉट इज ड्राइड, अगर वो सैंपल पूरा सूख जाता है वहां पे, ठीक है, उसके बाद फिल्टर को पेट्री डिश पर डाल के उसके ऊपर सॉल्वेंट डाला जाता है। रेडियल का अलग ही फंडा है।
ठीक है, इजी समथिंग। अब एक टू डायमेंशनल भी आता है, तो टू डायमेंशनल में उसका रिटार्डेशन फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। ये टू डायमेंशनल करने की क्या जरूरत है, टू डायमेंशनल करोगे तो क्या होगा कि तुमको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा कि वो सैंपल ऊपर से नीचे अगर इतने डिस्टेंस पे आ रहा है तो नीचे से ऊपर भी उतने ही डिस्टेंस पे जाएगा, तो गैप जो है वो बराबर होगा, तो तुम पता कर सकते हो कि ना हाँ हमारा जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है वो 100% करेक्ट टेक्निक है, आपको दोनों तरफ से सेम वैल्यू मिला है। ठीक है, तो तुम क्रोमेटोग्राफी भी ऐसे ही पता कर सकते हो। तो ये क्रोमेटोग्राफी की कहानी भी आज यहीं पे समाप्त हो रही है। ठीक है, आगे आने वाले क्लासेस में हम थोड़ा और रिवाइव करेंगे, आज वाले क्लासेस नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा माइक्रोफोन का इश्यूज वगैरह हुआ है। ठीक है, एंड मैं कुछ दिन के लिए शायद घर जाऊंगा क्योंकि माय फादर इज ऑपरेटिंग, क्योंकि उनका ऑपरेशन हो रहा है, तो शायद मैं ना रहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा क्योंकि पापा की तबीयत खराब है। आई विल बी नॉट एट माई ओन प्लेस, तो शायद क्लासेस ना ले पाऊँ। ठीक है, तो जो जो दिन मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा उस दिन मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे पोस्ट वाली 10 के बाद ही हो रहा है, 9-10। ठीक है, 10 तारीख कल तो ले सकता हूँ, 10 या 11 के बाद शायद छुट्टी लेनी होगी, अप टू 15। ठीक है, तो क्लासेस उस समय पे स्टॉप नहीं रहेगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू सेंड की मतलब अगर कहीं से मैं क्लासेस ले पाऊंगा तो मैं जरूर लूंगा। ठीक है, कहीं अगर अवेलेबल होगा, कहीं अगर इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी मिलेगी तो मैं वहाँ से क्लासेस ले लूंगा, अगर नहीं मिल पाएगा तो फिर मेरे को पिक करना होगा। कोर्सेज की चिंता मत करो, अक्टूबर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, अक्टूबर से पहले ही आई विल ट्राई टू मेक इट। ठीक है, अक्टूबर तक जाएगा कोर्स, अक्टूबर से पहले ही खत्म हो जाएगा, अक्टूबर मिड तक तो खत्म कर ही देंगे ये लोग। ठीक है, तो इस बार लेकिन हाँ, इस बार लेकिन तुमको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तुम लोग टेलीग्राम में मेरे साथ एड हो, कृष्णा सिर्फ पूछता है कि सर पीडीएफ के नोट्स, भाई तुम नोट्स बनाते ही क्यों नहीं हो, जब क्लासेस में मैं नोट्स दिखा रहा हूँ, क्लासेस में भी तो नोट्स बनाया करो। मैं मांगा तुमसे नोट्स, तुम मांग रहे हो मेरे से नोट्स, भाई क्या है, प्रिंट करके ही पढ़ते रहोगे क्या जिंदगी में, जॉब चल रही है मतलब कुछ नहीं करोगे, मतलब यूसी नेट का तुम एक एक घंटा रोज दे रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, मतलब एक तरीके से बर्बाद ही है। तुम नहीं देख लिखना चाहते तो बर्बाद ही है ना भाई, कुछ ना मत करो ना भाई वो चीज। नोट्स अगर बना रहे हो तो सेंड क्या करो ना भाई मेरे को पर्सनली, टेलीग्राम में तो है तुम अवेलेबल, तो टेलीग्राम से सेंड क्यों नहीं करते हो। ज्योति का तो बिल्कुल ही पूरा बुरा हाल है भाई, ज्योति तो चैट में बस चैट ही करता है, क्लासेस कब करनी है, क्लासेस कब आना है, क्लासेस कब, भाई इससे नहीं होता है, जहरा वैसे नहीं निकलता है, कितने बार समझाऊं तुम लोग को। तुम लोग फ्री टाइम में भी ना कोई एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, फ्री टाइम में भी तुम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता भाई, टेलीग्राम में क्यों कनेक्ट हो, एक चीज मेरे को बताओ, टेलीग्राम में क्यों तुम लोग को ऐड किया गया ग्रुप में, क्या मीनिंग था तुम लोग ऐड करने का ग्रुप, क्वेश्चन पूछने के लिए ना बोला गया था, क्वेश्चन पूछना ही नहीं है तुमको। करो यार, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। क्लास में मैं कितना समझा पाऊंगा, तुम लोगों को पर्सनल डाउट थोड़ी क्लियर कर पाऊंगा, तो अगर पूछोगे ही नहीं फिर तो मेरे को चाहिए ना। टेलीग्राम ग्रुप इसीलिए बोला था तुमको इंस्टॉल करने के लिए। भाई ज्योति तेरे फोन में टेलीग्राम नहीं है, मैं मानता हूँ, किसी और के फोन में तुम्हारे घर में टेलीग्राम नहीं है, तुम बोलता है मेरा मेमोरी कम है, तो भाई किसी और का फोन से टेलीग्राम यूज कर लो ना यार, कोई फ्रेंड होगा, कोई होगा, कोई तो होगा जिसको व्हाट्सएप में मैसेज भेज दो तो टेलीग्राम तो मेरे को इंटरेक्ट कर सके, कुछ तो करो, क्वेश्चन से नहीं कर रहे हो, खाली पढ़े जा रहे हो, भाई पढ़ने से क्या होगा, कैसे जरा निकलेगा, क्वेश्चन पूछना जरूरी है ना, क्वेश्चन तुम लोग पूछता ही नहीं है, बिना क्वेश्चन पूछे थोड़ी निकल जाएगा एग्जाम, नहीं निकलेगा। थिंक थिंक अगेन थिंक, सोचो। ठीक है, ऐसे मत सोच चलो कि नहीं पूरा डमाडोल होके चलना है, कोई फायदा होगा नहीं डमाडोल होके चलने से। ओके, चलो बाय, कल शायद क्लास करूंगा उसके बाद ना हो पाए।